हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए, तो लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने नीड ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से पढ़ ली थी। ठीक है, पूरा एक पेज हमने पढ़ लिया था और हमने, ठीक है, बुक कीपिंग से पूरा मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस आपको बताया था। 3 स्टार्टिंग के स्टेप्स मैंने आपको बताए थे। प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था हमने अकाउंटिंग का। पहला था आपका रिकॉर्डिंग, ठीक है, क्लासीफाइंग, और थर्ड स्टेप था समराइजिंग। ठीक है, आगे और 3 स्टेप्स होते हैं जो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम प्रॉफिट और लॉस तक कैसे पहुंचेंगे, बैलेंस शीट तक कैसे पहुंचेंगे, ये यहां तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब थोड़ा हम रीड करते हैं पहले। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने लास्ट पार्ट में पढ़ाया था, वो है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी मैंने आपको विथ एग्जांपल्स अच्छे से बता दिया है। धीरे धीरे हम टेक्निकल चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इंट्रोड्यूस होना जरूरी है और फिर पूरा लैंग्वेज के साथ टेक्निकल चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो आ जाओ नोट्स पे, नोट्स पे आ जाओ। ठीक है, तो यही सब है, यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, अब मैंने बताया था बुक कीपिंग ही एक बेस होता है, सबसे बड़ा बेस है। ठीक है, एक डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला, तो यही हमने कल स्टार्ट किया था। देखो, इनपुट आएगा पहले, इनपुट आएगा, दिख रहा है? तो इनपुट क्या है सर? इकोनॉमिक इवेंट्स मेजरेबल इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जो अभी हम पढ़ेंगे कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो जो भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हो रहे हैं बिजनेस में, वो हमारे लिए इनपुट होंगे। ठीक है, और वो हमको पता कहां से चलेगा? बुक कीपिंग से। ठीक है, तो ये एक्चुअली बुक कीपिंग की ही बात हो रही है कि बुक कीपिंग से आपको ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारी मिलेगी और वही हमारे लिए इनपुट सर्व होगा। फर्स्ट स्टेप होगा सर रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग इन द ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, जिसको आप कहते हो जर्नल, तो हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट हमको पता चल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है सर पोस्टिंग टू लेजर। ठीक है, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, इस तरह से हम अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इस अकाउंट को कहते हैं लेजर। फॉर्मेट वगैरह हम पढ़ेंगे। तो टी फॉर्मेट में इस तरह से हम अकाउंट बनाते हैं, जिसके 2 साइड्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट का इफेक्ट डेबिट में, क्रेडिट का इफेक्ट क्रेडिट में, इसको कहते हैं पोस्टिंग। जर्नल से लेजर में जब आप इफेक्ट्स को ट्रांसफर करते हो, उसको कहते हैं पोस्टिंग। ठीक है, और फिर इसी के अंदर हमने एक पढ़ा था, उसके बाद होता है बैलेंसिंग। ठीक है, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप हो गई। और बैलेंसिंग के बाद आपको बैलेंसेस पता चल जाते हैं और उन बैलेंसेस से आप क्या बनाते हो? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। और एक आई के लिए होती है अरिथमेटिक एक्यूरेसी। एरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है कि जो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, जो कहता है डेबिट और क्रेडिट की टोटल मैच होनी चाहिए, तो मैच हो रही है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं हुआ है, ये हम इससे चेक करते हैं। ठीक है, और फिर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स, ये जो वर्ड्स हैं, ये अकाउंट्स में यूज होता है। ठीक है, यही वर्ड लॉ में आप क्या पढ़ोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो वर्ड है, ये लॉ का वर्ड है। अकाउंट्स में उसको कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स का ही मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, इन दोनों को मिला के ही आप कहते हो फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, जो सम वॉट सिमिलर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्ड से इन कंपनी लॉ। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया है, यहां तक हमने पढ़ लिया है। यहां तक आपका प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर निकल जाएगा, आपको पूरा लेन देन, एसेट, लाइबिलिटी, रिसीवेबल, पेबल्स सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारी नीड पूरी हो गई, नीड पूरी हो गई। अब ये यहां तक कब होता है? जब आप छोटा बिजनेस करते हो, छोटा बिजनेस करते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, मतलब जहां पे क्या होता है, जो ओनर है वो खुद ही बिजनेस चलाता है। ओनर भी खुद है और डे टू डे जो बिजनेस चलाना होता है, जो डे टू डे मैनेजमेंट होता है, वो भी वो खुद ही करता है। जब ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में नॉर्मली होता है, तो वहां पे यहां तक बस काम खत्म हो जाता है। पर जब आप कॉर्पोरेट बॉडी में आओगे, जब आप एलएलपी में आओगे, या जब आप एलएलपी भी सही नहीं होगा, जब आप कंपनी में आओगे, कंपनी स्ट्रक्चर में एक बहुत ही यूनिक फीचर होता है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इतना तो आपने सीएसईटी में पढ़ लिया होगा। तो सीएसईटी में सबसे बड़ा फीचर आपने कंपनीज का पढ़ लिया होगा, दैट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, दोनों।
और जो मैनेजमेंट करते हैं वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो जो चला रहे हैं वो अलग होते हैं और जिनका पैसा लगा हुआ है वो अलग होते हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर में बात यहां पे खत्म नहीं हो सकती कि चला कौन रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे हैं। अब उनको ओनर्स को बताना पड़ेगा ना, ओनर चला थोड़ी है रहे यहां पे, ओनर को क्या पता क्या चल रहा है, समझ रहे हो। ओनर जो है वो डे टू डे ऑफिस में नहीं आता, आपको ये इमेजिनेशन लाना पड़ेगा आगे के 3 स्टेप समझने के लिए। तो कंपनीज में क्या होता है भैया, शेयर होल्डर्स सिर्फ मीटिंग अटेंड करने आते हैं, वो भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग जहां जहां अप्रूवल लगता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, बस वहां वहां वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग करने आते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, तो उनको पता ही नहीं रहता सेल कितनी हुई है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये तो सब मैनेजमेंट देख रही है ना। पूरा अकाउंटिंग भी मैनेजमेंट करवा रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मैनेजमेंट बनवा रही है, और ये जो पीएनएल बैलेंस शीट है वो तो मैनेजमेंट के हाथ में है, और वो ओनर थोड़ी है, वो तो सिर्फ नौकर है, ठीक है। उनको तो रखा गया है बिजनेस चलाने के लिए, वो ओनर थोड़ी होते हैं। तो इसीलिए अब आगे की स्टेप पढ़ेंगे कि कैसे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने शेयर होल्डर्स को, यानी जो ओनर्स हैं जिन्होंने उनको अपॉइंट किया हुआ है, उन तक ये पूरी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाएंगे, ओनर्स तक कैसे ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी, उससे रिलेटेड ये आगे के स्टेप्स हैं, ठीक है। चलो, और फिर स्टेप आता है कम्युनिकेटिंग, जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक फाइनल स्टेप आता है कम्युनिकेटिंग, जो कि मेनली कंपनीज में आता है, ठीक है, या जो भी आपके यूजर्स होते हैं, ठीक है। हम ये भी एक पढ़ेंगे कि जो भी यूजर्स हैं, कौन कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करता है, ये भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो यूजर तक आपको कम्युनिकेट करना है, जो भी आपने बनाया है, वो जो भी इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हैं, जो इसको यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, उनको बस आपको उन तक पहुंचाना है। तो कम्युनिकेशन वाला लास्ट स्टेप आता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये पूरा आपका डायग्राम हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लाइन से चलते हैं, ठीक है। चलो, यहां तक हमारा हो गया था, आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। बुक कीपिंग यानी कि रिकॉर्डिंग फेज जो है उसका क्या पर्पस है, ठीक है। अब ये नींव है, ये बेस है, कोई भी बिल्डिंग का बेस है, ठीक है, उसी पे पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो यहां पे भी वैसा ही है, बुक कीपिंग का देखो वैसे तो काम एक ही है कि रिकॉर्डिंग हो पाए, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग के वजह से क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन की वजह से फाइनल अकाउंट बनते हैं, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट सब आपको पता चलता है। तो समझ रहे हो, यहां पूरा क्रेडिट लिया है इन्होंने, बुक कीपिंग ने क्या किया है, पूरा क्रेडिट लिया है कि मेरे वजह से क्लासिफिकेशन होता है, मेरे वजह से आपको प्रॉफिट पता चलता है, मेरे वजह से आपको बैलेंस शीट पता चलती है, मेरे वजह से आपको कैश फ्लो पता चलता है। तो इस स्टाइल में ये होता है, ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहला फायदा है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। जो इमीडिएट फर्स्ट स्टेप होती है बुक कीपिंग के बाद, वो होता है रिकॉर्डिंग। तो ये सबसे बेसिक पॉइंट है कि आप सिस्टमैटिकली डेट वाइज प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर सकते हो बुक कीपिंग के वजह से, ठीक है। बुक कीपिंग नहीं होती तो आप रिकॉर्डिंग सिस्टमैटिकली प्रॉपरली डेट वाइज एरर फ्री आप नहीं कर पाते, आपको बहुत स्ट्रगल हो जाती। डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपरली रखे ही नहीं है तो डॉक्यूमेंट गुम हो सकते हैं, बराबर, गुम हो सकते हैं या फट जाएंगे कहीं, समझ रहे हो। तो उसको सिस्टमैटिकली फाइल में डेट वाइज अरेंज करके रखना जरूरी होता है। तो सबसे एक ही बड़ा बेनिफिट है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सा बेनिफिट है, सबसे बेसिक बेनिफिट यही है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड, ठीक है। सिस्टमैटिकली वर्ड में ऑलरेडी बता चुका हूं, फाइलिंग सिस्टम, सेल के बिल अलग, परचेस के बिल अलग, फिक्स्ड एसेट के बिल अलग, टैक्सेस की फाइल अलग, इंश्योरेंस की फाइल अलग। तो टाइप वाइज जब आप सारी चीजें रखते हो, जैसे बिजनेस में नीड है, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक, ठीक है। आपको यानी कोई डॉक्यूमेंट अगर ढूंढना हो, सिस्टमैटिक का टेस्ट क्या होता है, पता कैसे चलेगा कि कोई चीज सिस्टमैटिक रखी है कि नहीं। तो टेस्ट उसका ये होता है कि जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट आपको ढूंढना है, तो वो फटाफट आप ढूंढ पा रहे हो कि नहीं। अगर आपको ढूंढने में ही एक एक दिन, दो दो दिन लग रहे हैं, तो मतलब आपने फाइलिंग सिस्टम सिस्टमैटिक नहीं रखा है। विद इन फ्यू मिनट्स आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो चाहिए, वो अगर आप निकाल पा रहे हो अपने फाइलिंग सिस्टम से, देन यू हैव केप्ट द फाइलिंग सिस्टम सिस्टमैटिकली, ठीक है। ये उसका टेस्ट है। तो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, दैट इज बुक कीपिंग। ये हम पढ़ेंगे, सब आएगा नीचे डेफिनेशन में। These recorded transactions are later on classified,
समराइज लॉजिकली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फॉर द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो आगे इसी से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। रिकॉर्डिंग की वजह से क्लासिफाइंग होती है, क्लासिफाइंग की वजह से समराइजिंग, और आगे के स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। फिर है सबसे बड़ा कि आपको रिजल्ट पता चलता है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है कि बुक कीपिंग के वजह से ही रिकॉर्डिंग हुई और उसके वजह से आगे चल के आपको प्रॉफिट या लॉस पता चला। ठीक है, रिजल्ट्स मतलब प्रॉफिट और लॉस, समझ रहे हो? तो ये एक्सटेंडेड बेनिफिट्स हैं, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। अकाउंटेंट प्रिपेयर्स प्रॉफिट और लॉस टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इफ रेवेन्यूज, ठीक है, यानी कि इनकम, अदर नेम है, इफ इनकम एक्सीड्स एक्सपेंसेस देन इट इज सेड दैट बिजनेस इज रनिंग प्रॉफिटेबली। लास्ट पार्ट में मैंने फॉर्मूले आपको लिखवा के दे दिए थे। तो इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो पॉजिटिव फिगर आएगा और उसको आप प्रॉफिट कहोगे। और अगर उल्टा हुआ, इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो नेगेटिव फिगर आएगा और उसको आप कहोगे लॉस। ठीक है, तो वो दिया हुआ है। But if the expenses exceeds revenue, then it can be said that business is running under loss. The profit or loss helps the management and different stakeholders in taking rational decisions. ठीक है, धीरे धीरे सब आएगा। बेसिकली रैशनल डिसीजंस होता है जो सोच समझ के आपने डिसीजन लिए हैं। बिना सोचे समझे अगर आप कर रहे हो, आपने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया है, तो फिर वो इररेशनल डिसीजन माना जाता है। ठीक है, घाई गड़बड़ में जो आप डिसीजन लेते हो, प्रॉपरली चीजें इवैल्यूएट नहीं करते हो, तो वो इररेशनल माना जाता है। लेकिन अगर आपने सोच समझ के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे आप कोई डिसीजन लेते हो, तो उसको कहते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो लोग रैशनल डिसीजन मेकिंग कर पाए, इंफॉर्मेशन और डेटा, अकाउंटिंग डेटा देख के वो अपना अपना डिसीजन ले पाए, इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं, इसीलिए प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं। ठीक है, अब एक और वर्ड आता है स्टेक होल्डर। साइंस वाले ध्यान दे, स्टेक होल्डर। और एक वर्ड आता है शेयर होल्डर। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन है जो आपके शेयर्स होल्ड कर रहा है, आपके कंपनी के इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है, आई एम अज्यूमिंग कि CSCT आप पास होंगे, तो CSCT में ये सब आता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जिसके पास शेयर है वो शेयर होल्डर। और स्टेक होल्डर का मतलब है कि जो भी कंपनी से जुड़ा हुआ है, जिसका स्टेक है, स्टेक मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर्स होते हैं कि कंपनी के शेयर्स उनके पास है। पर और भी लोग आ जाते हैं इसमें, ये एक वाइड टर्म है, स्टेक होल्डर एक वाइड टर्म है। शेयर होल्डर तो इसके अंदर आते ही आते हैं, डिवेंचर होल्डर भी आ जाएंगे, बॉन्ड होल्डर आ जाएंगे, बैंक वगैरह भी आ जाएंगे जिन्होंने लोन दिया है, आपके एम्प्लॉयज आ जाएंगे जो आप पे डिपेंडेंट है, आपके सप्लायर्स आ जाएंगे, आपके कस्टमर्स आ जाएंगे, गवर्नमेंट आ जाएगी। तो जो भी आपसे कनेक्टेड है, जिसको भी आपके बिजनेस से फर्क पड़ता है फाइनेंशियली, वो सारे लोग आते हैं स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो इट इज अ वाइड टर्म। क्लियर है? तो लिखते जाओ, चलो साइंस वालों के लिए थोड़ी मेहनत करते हैं। चलो, स्टेक होल्डर्स तो कौन कौन आएगा? खैर ये यूजर्स में भी आएगा। ठीक है, इसी को आप कहोगे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो आएगा शेयर होल्डर्स। ठीक है, सारे जो सिक्योरिटी होल्डर्स हैं दूसरे, अदर देन शेयर्स, यानी कि बॉन्ड होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, फिर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने आपको लोन दिया है, फिर आपके खुद के एम्प्लॉयज़ जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके सप्लायर्स, ठीक है, और आपके कस्टमर्स, और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपकी परमानेंट पार्टनरशिप में। ठीक है, गवर्नमेंट को आपको टैक्सेस देने ही है। ठीक है, GST भरना ही है, इनकम टैक्स भरना ही है। तो वो आप इंडिया में काम करना चाहते हो, आपको एक परमानेंट बैठे बैठे पार्टनर मिल जाता है गवर्नमेंट, जो आपका एक हिस्सा खाते जाती है, देती कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है, गवर्नमेंट हमेशा आएगा। ठीक है, तो ये सारे लोग होते हैं स्टेक होल्डर में। पॉज करके लिखते जाना। ठीक है, पॉज करके लिखते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, सारे जो स्टेक होल्डर है वो आपका डेटा देख के अपना 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 डिसीजन लेंगे, जो हम नीचे
फिर से पढ़ने वाले हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, सब आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, इफ बिजनेस इज नॉट प्रूव टू बी रेम्यूनरेटिव और प्रॉफिटेबल, ठीक है, अगर जो भी लोग जुड़े हैं उनको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, द कॉज ऑफ सच अ स्टेट ऑफ अफेयर कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग रेमेडियल स्टेप। ठीक है, जब तक सारे लोग आपसे कमाएंगे नहीं, एम्प्लॉय को प्रॉपर सैलरी नहीं मिलेंगी, सप्लायर आपसे प्रॉपर कमाएंगे नहीं, कस्टमर बेनिफिट लेंगे नहीं, या आपके प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है, गवर्नमेंट को प्रॉपर टैक्सेस नहीं मिल रहे, शेयर होल्डर्स को प्रॉपर प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे, तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। अब आज के डेट में बिजनेस सिर्फ शेयर होल्डर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, आज की डेट में सब ग्लोबलाइजेशन हो गया है, आप हर दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंट हो, और एग्जाम्पल भैया एम्प्लॉयज के बिना भी नहीं टिक सकते, आपका एम्प्लॉय भी खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुश नहीं है तो बार बार लोग आएंगे, जॉब छोड़ के चले जाएंगे, आएंगे, जॉब छोड़ के चले जाएंगे। अगर इस तरह से चलते रहा, एम्प्लॉयज स्टेबल नहीं रहे, तो आपका प्रॉफिट सफर करेगा, बार बार लोग चेंज होते रहेंगे, आपको बार बार ट्रेनिंग्स देनी होंगी, आपका खर्चा बढ़ते जाएगा। सप्लायर के साथ भी यही है, हर समझ रहे हो, यानी आपको सबको खुश रखना है, तब जाके आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाओगे, आप प्रॉफिटेबल बने रहोगे। तो आपको हर वक्त ये ध्यान रखना है कि जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, सब लोग अगर आपसे कमा रहे हैं तो ही वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, मतलब की दुनिया होती है। ठीक है, तो वैसा है। तो अगर आपका जो बिजनेस है वो रेम्यूनरेटिव नहीं है, जो भी तरीके से लोग आपसे जुड़े हुए हैं, अगर वो आपसे कमा नहीं रहे हैं, तो आपसे लंबे समय तक जुड़े हुए नहीं रहेंगे, और ये आपके बिजनेस के लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपको रेमेडियल स्टेप्स लेनी है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे शेयर होल्डर्स को, मतलब एफिशिएंसी, बेसिकली अगर मैनेजमेंट जो है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बिजनेस को ढंग से चलाएंगे, एफिशिएंटली चलाएंगे, इफेक्टिवली चलाएंगे, तो सबको बचेगा। ठीक है, एम्प्लॉयज को भी अच्छा बचेगा, गवर्नमेंट को भी प्रॉपर टैक्सेस जाएंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि आप बिजनेस कैसे कर रहे हो, बिजनेस ढंग से नहीं करोगे कोई भी खुश नहीं रहेगा, बिजनेस अच्छे से करोगे सबको मिलेगा और सब जुड़े हुए रहेंगे, लॉन्ग टर्म आप सक्सेस जाओगे। ठीक है, फिर है एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ बुक कीपिंग आपको अपना फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट पता चलता है, और इसमें क्या क्या आता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इसको आप कहते हो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से पैसा आना है, या क्या क्या चीजें आप ओन करते हो, उनकी वैल्यू कितनी है, कहाँ कहाँ आपको पैसे देना बाकी है, ये सारी जानकारी आपको पता चलती है। बिजनेसमैन इज नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग द रिजल्ट्स। ठीक है, प्रॉफिट लॉस तो पता करना ही है, पर लेन देन भी पता करना है, business in terms of profit or loss for a particular period, but it is also anxious to know that what he owes। ठीक है, ओव का मतलब क्या है, लाइबिलिटी, पेबल्स, देना बाकी है। ठीक है, तो what he owes to the outsiders and what he owns यानी कि एसेट्स। ठीक है, क्या क्या वो ओन करता है और क्या क्या वो ओव करता है, ये भी उसको पता करना है, और इसी के लिए बनता है फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ऑन अ सर्टेन डेट। To know this, accountant prepares financial position statement, popularly known as balance sheet। ठीक है, तो बैलेंस शीट आप बनाओगे, द बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान देना, ये स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का स्टेटमेंट, एक पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर डेट पे। टेक्निकल है भी, पर मैं आगे बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है, ऑन अ सर्टन डेट। ठीक है, बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है, क्योंकि वो बैलेंसेस बताती है। बैलेंस शीट इज ऑल अबाउट बैलेंसेस, अकाउंट्स के जो भी बैलेंसेस होते हैं वो बैलेंस शीट में आते हैं, और जो भी बैलेंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर डेट पे होते हैं, वो कभी भी फॉर द ईयर नहीं होते। लेन देन एक पर्टिकुलर डेट पे उसका बैलेंस निकलता है। ठीक है, इसीलिए जो पूरा बैलेंस शीट बनता है वो एक सर्टन डेट पे होता है, जो कि नॉर्मली आप पढ़ोगे 31 मार्च होता है। ठीक है, और ये नॉर्मली सर्टन डेट क्या होती है, 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, पढ़ेंगे हम धीरे धीरे, आगे आएगा। और हमेशा जब पीएनएल आप पढ़ोगे तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आएगा, जो कि नॉर्मली हम पढ़ेंगे 12 मंथ्स आता है, 12 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस आप बनाते हो, क्यों बनाते हो सब आगे आएगा, लिख लो अभी। ठीक है, सब कनेक्ट होगा, सारे डॉट्स कनेक्ट करूंगा मैं लिखते जाओ। ठीक है, तो हम बिकॉज ऑफ बुक कीपिंग रिजल्ट एसरटेन कर पाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज ऑफ बुक कीपिंग हमको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है ऑन अ सर्टेन डेट। ठीक है, और बैलेंस शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का।
ठीक है, ऑफ बिजनेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड हेल्प्स इन एसरटेटिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है वो पता चलेगा, और फाइनेंशियल हेल्थ को ही हम आगे पढ़ेंगे सॉल्वेंसी। दो नाम आएंगे, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए दो नाम आएंगे। फाइनेंशियल हेल्थ के लिए आएगा दो, एक होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ और एक आता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म को आप कहोगे लिक्विडिटी। सब मैं कंसेप्ट बता दूंगा, अभी सब रीड बाद में करेंगे। ठीक है, और फिर आएगा लॉन्ग टर्म को कहते हैं सॉल्वेंसी। ठीक है, ऐसे दो वर्ड्स आप पढ़ोगे। शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल हेल्थ को कहते हैं लिक्विडिटी। अब ये हेल्थ का इंटरप्रिटेशन क्या है? ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है कि शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म का हम पढ़ेंगे नॉर्मली लेस देन 1 ईयर का ड्यूरेशन माना जाता है, और लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर। ठीक है, अप टू 1 ईयर है, लेस देन और इक्वल टू, तो उसको शॉर्ट टर्म में माना जाता है और उसको लिक्विडिटी माना जाएगा, और अगर मोर देन 1 ईयर का ड्यूरेशन है तो उसको सॉल्वेंसी पोजीशन कहा जाता है। ठीक है, लिक्विडिटी का क्या मतलब है? लिक्विडिटी का मतलब है कि शॉर्ट टर्म में विद इन 1 ईयर, यानी फ्यूचर का 1 ईयर, जो आने वाला 1 साल है, उसमें जो भी लाइबिलिटीज आपको पे करनी है, आने वाले 1 साल में जो भी लाइबिलिटीज आपको पे करनी है, क्या उसके लिए आपके पास उतना पैसा है? अगर है तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, आपकी लिक्विडिटी अच्छी है, आप शॉर्ट टर्म में जो भी आपकी लाइबिलिटीज है वो आप चुका सकते हो। समझ रहे हो? तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी। आए ख्याल में? और लॉन्ग टर्म में जो भी लाइबिलिटीज आपके ऊपर आने वाली हैं, जो भी आपने लोन वगैरह लेके रखे हैं, 1 साल बाद जो ड्यू होने वाले हैं, जिसका पैसा आपको 1 साल बाद लौटाना है, क्या उसके लिए आपके पास एसेट्स हैं? सफिशिएंट एसेट्स हैं कि आप उनसे अपनी लाइबिलिटीज चुका पाओ इन द लॉन्ग रन? अगर सफिशिएंट एसेट है तो आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है, और अगर एसेट्स ही नहीं है, समझ रहे हो, एसेट्स की वैल्यू काफी कम है, लाइबिलिटीज की वैल्यू ज्यादा है, ये सब मैं बताऊंगा आगे ये कैसे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में आप पढ़ोगे कि बैलेंस शीट में हमेशा एसेट विल इक्वल टू लाइबिलिटी। ठीक है, हमेशा आप पढ़ोगे बैलेंस शीट टैली करने का क्या मतलब होता है कि द अमाउंट ऑफ एसेट्स शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये बुक वैल्यूज है, ये सिर्फ बुक वैल्यूज है, ये सेलेबल वैल्यूज नहीं होती है। आप ये पढ़ोगे आगे कि अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग होती है उसके एक अलग तौर तरीके होते हैं। जो वैल्यू हम लिख रहे हैं वो सेल वैल्यूज नहीं होती है। आए ख्याल में? जैसे बिल्डिंग की वैल्यू है 50 लाख रुपए, इसका ये मतलब नहीं कि आज मैं उस बिल्डिंग को बेचूंगा तो मुझे 50 लाख रुपए मिलेंगे। आ रहा है कुछ समझ में? जब हम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, ये क्या है? ये लेन देन की बात हो रही है, ये किताबी बात नहीं है, ये सेटलमेंट की बात हो रही है। तो सेटलमेंट में लाइबिलिटी की जो वैल्यू है वो तो उतनी ही रहेगी। अगर 50 लाख रुपए आपको किसी इंसान को देने हैं तो 50 लाख ही देने होंगे, वो थोड़ी कम ज्यादा होगी। लाइबिलिटीज में सारे इंसान होते हैं जिनको आप एक अमाउंट आपको देना होता है, समझ रहे हो, वो चेंज नहीं होता। लेकिन एसेट में क्या होता है? वहां चीजें होती हैं, वहां लोग भी होते हैं पर वहां चीजें होती हैं, और चीजों की जो वैल्यू है उतने में वो बिकते नहीं है, वो कम में बिकते हैं। समझ रहे हो? तो वहां प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हो सकता है कि एसेट का सेलेबल वैल्यू जो है वो कम आ रहा हो, और लाइबिलिटीज का जो वैल्यू है, जो चुकाने का वैल्यू है, वो ज्यादा आ रहा हो। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी नहीं है। और कौन सी लाइबिलिटीज की मैं बात कर रहा हूं? आउटसाइड लाइबिलिटी, ओनर का पैसा नहीं जोड़ना है इसमें। एग्जाम्पल देता हूं, एसेट्स हैं, ठीक है, उनकी एक बुक वैल्यू है, ठीक है, ये सब आगे आएगा बुक्स में, अकाउंटिंग में। एग्जाम्पल, आपका जो एसेट है उनकी टोटल वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, ठीक है, 1 करोड़ रुपए का बुक वैल्यू है। पर आप जब इनको बेचने जाओगे तो इसमें से आपको मिलेंगे सिर्फ 80 लाख रुपए। ठीक है, तो सेटलमेंट के लिए क्या ज्यादा मायने रखेगा? 80 लाख रुपए। अब जो लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, उसमें दो चीजें आती हैं। एक है आउटसाइड लाइबिलिटी, जो सिर्फ लाइबिलिटी का मतलब भी आउटसाइड लाइबिलिटी होता है, और अलग से आपको इक्विटी या कैपिटल पता होता है, ओनर का पैसा। अब ओनर का पैसा थोड़ी चुकाना है, ओनर का पैसा तो जब तक बिजनेस चलता है तब तक आपके पास पड़ा रहता है। ये भी हम पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कंसेप्ट है ये। तो हमको ये जो एसेट है ना,
ये इससे हमको बाहर की लाइबिलिटी चुकानी है, ठीक है। अगर आपका बुक वैल्यू एसेट है 1 करोड़, ठीक है, तो इन दोनों का वैल्यू मिला के भी 1 करोड़ ही होगा, ठीक है। सपोज यहाँ आउटसाइड लाइबिलिटी है 60 लाख रुपीस और ओनर ने अपने जेब से निकाले हैं 40 लाख रुपीस, ठीक है। अब मुझे बताओ सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, सोचो सॉल्वेंसी पोजीशन कैसे करेंगे। कि सेल वैल्यू देखूंगा मैं, ठीक है, सेल वैल्यू कितनी है 80 लाख रुपीस और बाहर का पैसा है सिर्फ 60 लाख रुपीस। तो आप सारे एसेट बेच के 80 लाख आपको मिल जाएंगे और उनमें से आप 60 लाख चुका सकते हो, तो आप सॉल्वेंट हो। समझ रहे हो, आप सॉल्वेंसी आपकी अच्छी है, आपके पास सफिशिएंट एसेट्स हैं टू पे ऑफ द आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है। मेरे वर्ड्स को अच्छे से सुनो, बहुत क्लियरली मैं बोल रहा हूं, चीजों को आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा। नहीं एक बार में पकड़ में आ रहा है तो 2 बार भी सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाके एक बार और मेरे एक्सप्लेनेशंस को आपको सुनना होगा, बहुत एक्यूरेटली मैं चीजें बोल रहा हूं, ठीक है। तो एज द सेल वैल्यू ऑफ एसेट्स इज मोर देन द आउटसाइड लाइबिलिटी, तो हम कहेंगे कि बिजनेस क्या है, सॉल्वेंट है। और अगर ये सॉल्वेंसी मतलब नहीं रहे, एसेट की वैल्यू कम है और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू ज्यादा है, ऐसा हो गया तो क्या होता है, उसको कहते हैं इनसॉल्वेंट। सुना होगा आपने इनसॉल्वेंट, ठीक है। तो आप इंसॉल्वेंट हो ऐसा माना जाएगा, सारे एसेट बेच के भी आप बाहर की लाइबिलिटी चुका नहीं पा रहे हो, समझ रहे हो। तो अगर ऐसा है, सेल वैल्यू ज्यादा है, तो सॉल्वेंसी यानी सॉल्वेंट कहेंगे, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। और अगर उल्टा रहा, सेल वैल्यू ऑफ एसेट्स इज लेस देन आउटसाइड लाइबिलिटी, तो तब उस बिजनेस को कहते हैं इनसॉल्वेंट, कि वो पूरे एसेट बेच के भी बाहर की लाइबिलिटी नहीं चुका पाएगा, ठीक है। तो ये सब लिख लो, ठीक है, साइंस वाले एटलीस्ट लिख लो, कॉमर्स वालों को पता होगा तो अच्छी बात है, वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, 2-4 घंटे ज्यादा लगाऊंगा, पर आगे बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको, जब चीजें हर चीज समझ पाएगी, आप समझ में आएंगी, आपको जिस पर्सपेक्टिव में लिखी है हर लाइन जो आप पढ़ोगे, आपको अगर विजुअलाइजेशन आ रहा है, आपको हर चीज समझ में आ रही है, तो पढ़ने का मजा कुछ अलग ही आएगा, ठीक है। जैसे पिक्चर में होता है ना, पिक्चर में आप 10 मिनट लेट पहुंचते हो, पूरी पिक्चर समझ में नहीं आती, वैसा होता है। तो ये पिक्चर के वो 10 मिनट है स्टार्टिंग के, जो आपको झेलना है, स्टोरी बिल्डअप होने देना है, और एक बार स्टोरी बिल्डअप हो गई तो सीटियां मारोगे, क्योंकि आपको सब बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो, तो लिखते जाओ, एग्जाम्पल्स लिखते जाओ। चलो, ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज आने वाली है आगे, सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट, ठीक है। बढ़े आगे, चलो आ जाओ वापस, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो ये थर्ड था फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन। चलो बढ़े आगे, फिर है फोर्थ, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब यूजर्स कौन है, आपके स्टेक होल्डर, ठीक है, जो हमने पूरी लिस्ट बनाई थी वही सारे लोग आएंगे। और रैशनल का मतलब भी मैंने बता दिया है, प्रॉपर पीएनएल देख के, प्रॉपर बैलेंस शीट देख के सब लोग अपना अपना डिसीजन लेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली रैशनल माना जाएगा, समझदार वाला मतलब माना जाएगा। समझदार इंसान क्या है, जो पूरा इंफॉर्मेशन स्टडी करे, सारे फैक्ट स्टडी करे और उसके बेसिस पे डिसीजन ले, तो वो रैशनल डिसीजन माना जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज, ठीक है, अकाउंटिंग को लैंग्वेज भी कहा जाता है, कि जैसे हम इंसान से बात करते हैं, हमको एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली अगर आपको बिजनेस से बात करनी है, तो उसकी लैंग्वेज है उसका पीएनएल और उसका बैलेंस शीट। अगर आपको बिजनेस के बारे में जानना है, तो आपको पीएनएल और बैलेंस शीट से ही सारी जानकारी मिलेगी, इसीलिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है, ठीक है।
तो अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेट्स द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज टू वेरियस स्टेक होल्डर्स बाय मीन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दोनों आते हैं, P&L एंड बैलेंस शीट. Accounting aims to meet the information needs of decision makers and help them in the rational decision making. और लास्ट है टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन. ठीक है, आपको सॉल्वेंसी पोजीशन पता चलती है कि बिजनेस सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है. ठीक है, इसका आपको एक अंदाजा आ जाता है. By preparing the balance sheet, management not only reveals what is owned and what is owed by the enterprise, but it also gives information regarding the concern's ability to meet its liability in the short run. ठीक है, शॉर्ट रन में आप अपनी लाइबिलिटीज चुका पाओगे कि नहीं, आपके पास उतने लिक्विड एसेट्स हैं कि नहीं, उतनी कैश है कि नहीं, उतना बैंक बैलेंस है कि नहीं, तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी पोजीशन. तो आपको लिक्विडिटी पोजीशन पता चलती है कि लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है या नहीं है. अब सर फर्क क्या पड़ता है इससे? फर्क ये पड़ता है कि आपकी अगर लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप डिफॉल्ट कर जाओगे. सोच के देखो, सप्लायर आया, ठीक है, रॉ मटेरियल आपने खरीदा या आपने परचेज किया है कुछ क्रेडिटर से. अब क्रेडिटर आपको उधारी देता है, पर कितने दिन की देगा? 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन. 30 दिन के बाद तो पैसा देना पड़ेगा ना. अब अगर आपने उस क्रेडिटर को 30 दिन बाद पैसा नहीं दिया तो मुझे बताओ क्या होगा? सोच के देख लो. कोई भी एक बिजनेस को इमेजिन कर लो, आपका फैमिली बिजनेस होगा, फ्रेंड का होगा, भाई का होगा, बहन का, जो भी एक बिजनेस अगर आप जिससे कनेक्टेड है, डे टू डे आप देखते हैं, उसका एग्जाम्पल ले लो. ठीक है, तो क्रेडिटर जिसने आपको उधारी में कोई गुड्स या सर्विसेज दी हैं, अगर 30 दिन बाद वो पैसे मांगने आया, आपने उसको मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, अगले हफ्ते आओ, 15 दिन बाद आओ, 30 दिन बाद आओ, तो क्या होगा? क्या लगता है आपको? क्या आप पे वो विश्वास करेगा? अगली बार जब आप उसको फिर परचेस करने के लिए उधारी मांगोगे, क्या आपको वो उधारी देगा आगे चल के, कि बोलेगा पहले पैसा बाद में गुड्स, जूते दो पैसे लो, वैसे ही क्या बोलेगा, पैसे दो फिर माल लो? तो आप ही का बिजनेस अफेक्ट होगा उससे. ठीक है, तो सबको टाइम पे पैसे देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कोई भी आपको गुड सप्लाई करेगा ही नहीं. समझ रहे हो क्या? तो इसीलिए लिक्विडिटी पोजीशन बिजनेस की कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना. ठीक है, और फिर है इन द लॉन्ग रन एज वेल एज एंड व्हेन दे फॉल ड्यू. ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आप चुका सकते हो कि नहीं, आपके पास उतने सफिशिएंट एसेट्स हैं कि नहीं, ये भी बैलेंस शीट से पता चलता है. ठीक है, तो ऐसे 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं बुक कीपिंग के. पहला वाला ऑब्वियस है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. सेकंड है एसरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स. थर्ड है एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. फोर्थ है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग. एंड फिफ्थ इज टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस. ठीक है, 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बुक कीपिंग करने के. ठीक है, बढ़े आगे, देख लो अच्छे से, एक बार अच्छे से देख लो, बढ़े आगे. चलो अब आते हैं प्रोसेस पे. ध्यान दो, सबसे गोल्डन ये आपका डेफिनेशन है, ध्यान दो. मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. द कमिटी ऑन टर्मिनोलॉजी सेटअप बाय AICPA. ठीक है, ये अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. ठीक है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स क्या होता है? ये वहाँ के अमेरिका के, US के CA का नाम है. जैसे अपने यहाँ CA वर्ड चलता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यही चार्टर्ड अकाउंटेंट को US में क्या कहते हैं? सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. तो उसका ये इंस्टीट्यूट है. जैसे इंडिया में CA का इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, ये उसी का नाम है. US में यही बॉडी का नाम क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA. तो AICPA ने अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया था 1961 में. ठीक है, 1961 में AICPA ने अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया कि अकाउंटिंग क्या होता है, और वही सबसे वाइडली रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन है जो इंडिया में भी देखो पढ़ी जा रही है. तो बोलो क्या है, इसको हम तोड़ तोड़ के अच्छे से समझेंगे. ठीक है, ध्यान दो. अकाउंटिंग क्या है सर? अकाउंटिंग इज द आर्ट. ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये लॉ नहीं है, ये एक आर्ट है. ये एक आर्ट है. आर्ट का मतलब क्या है? कि ये यूनिक होगा, हर पर्सन अलग अलग अपने हिसाब से ये कर सकता है, इसलिए उसको आर्ट कहते हैं. और उसके अब स्टेप्स हैं, देखो. आर्ट ऑफ काय का? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग. ठीक है, तीनों स्टेप हम पढ़ चुके हैं. रिकॉर्डिंग
होती है जर्नल में, क्लासीफाइंग होता है लेजर में, और समराइजिंग होता है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये सब समराइजिंग में हो जाएगा। ठीक है, इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, बुक कीपिंग सिस्टमैटिक है तो ये सारी चीजें भी अपने आप सिस्टमैटिक ही होती हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, ध्यान दो कि ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग कैसे होगा, मनी के टर्म्स में होगा। मतलब एक करेंसी आपको लगेगी, इंडिया में आप अकाउंटिंग करोगे तो करेंसी रुपीज होगी, तो मनी में ही ये सारी चीजें होती है। ठीक है, क्या रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, क्या ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, लिखा हुआ है देखो यहां कि आप क्या रिकॉर्ड करोगे, क्या क्लासिफाई करोगे, क्या समराइज करोगे, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट। ठीक है, पार्ट पूरा मनी न भी रहे, अगर उसमें एक पार्ट भी मनी है तो वो रिकॉर्ड करेंगे, जितना मनी में है वो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो पार्ट में भी रहा तो भी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक है, मतलब वो मनी में उसमें होना चाहिए। जैसे अगर कोई कॉम्बो है, उसमें कुछ पार्ट फ्री है और कुछ पार्ट का पैसा देना है, तो जितना पार्ट का पैसा देना है, जहां जहां फाइनेंशियल कैरेक्टर है, भले वो पूरे ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल कैरेक्टर हो या सिर्फ पार्ट में हो, ठीक है, पार्ट रहा तो भी वो ट्रांजैक्शन माना जाएगा और वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक है, ये यहां अब हम आगे बढ़ेंगे कि सिर्फ समराइजिंग तक बात खत्म नहीं होती है, इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक है, और इसमें आगे और भी इंस्टीट्यूट्स ने बहुत सारे डेफिनेशन दिए, बहुत सारे लोगों ने भी डेफिनेशन दिए हैं, और उसके हिसाब से हम ये भी नीचे के पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, तो ये पूरे डेफिनेशन ने बेसिक्स पूरा दिया है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग के 3 बेसिक स्टेप्स क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ठीक है, कैसे क्या करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्या समराइज करेंगे, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है, कैसे करेंगे, मनी में, और वो सारे ट्रांजैक्शन इवेंट करेंगे जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए। अगर कोई ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल कैरेक्टर ही नहीं है, मनी में वो है ही नहीं, उसमें पैसा ही इन्वॉल्व नहीं है, फ्री सर्विसेज है, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। जो चीज मनी में मेजरेबल नहीं है वो चीज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग का ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि जहां जहां पैसा इन्वॉल्व है वही चीज अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जा सकती है। ठीक है, और फिर इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, कि सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता, बैलेंस शीट पीएनएल बनाने से कुछ नहीं होता भाई, उसको इंटरप्रीट करते आना चाहिए। अब इंटरप्रीट कैसे करोगे, कंपेयर करके। कोई भी चीज आइसोलेशन में समझ नहीं आती अच्छी है कि बुरी है। आपको अकाउंट्स में 45 मार्क्स हैं, अच्छे हैं बुरे हैं नहीं बोल सकते, जब तक आप दूसरों ने क्या स्कोर किया है वो नहीं देखते हो, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा था या बुरा था। अगर मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे बच्चों ने तो 55 स्कोर किया है, दूसरे बच्चों ने तो 60 स्कोर किया है, तब आपको लगेगा कि आपका परफॉर्मेंस खराब है। और अगर मैं बताऊंगा कि यार 45 मार्क्स हैं लेकिन आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स में सबसे हाईएस्ट मार्क 45 ही हैं, तो 45 आपको अच्छे लगेंगे। समझ रहे हो, तो डिपेंड करता है, कंपैरेटिवली ही जज किया जा सकता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा था या बुरा था। ठीक है, तो ये सब इंटरप्रिटेशन वाला स्टेज भी हम पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है, देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसी के हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होती है रिकॉर्डिंग। ठीक है, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस के दौरान आप करते हो आर एविडेंस्ड बाय सम डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये मैंने बताया था, क्यों, क्योंकि इंडिया में लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना जरूरी है 1872। ठीक है, इस एक्ट के तहत डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे लॉ होते हैं जिसके जिससे करना होता है। तो आप कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनता ही है। ठीक है, लाइक सेल बिल, परचेज बिल, वाउचर, सैलरी स्लिप्स एक्सेट्रा, एंड आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम सच डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जनरेटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये नॉर्मली बनते हैं लॉ के हिसाब से, डे टू डे जो आपका लेन देन होता है, कस्टम्स ऑफ ट्रेड होते हैं, जो तौर तरीके होते हैं, उसके हिसाब से ये बनता है। अलग से बोलना नहीं पड़ता, भैया बिल दे दो, अरे बिल बनता ही है, बिजनेस कर रहा है वो, बिल बनाता ही है, बिल फाड़ता ही है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कोर्स में होता है। रिकॉर्डिंग इज डन इन जर्नल। ठीक है, रिकॉर्डिंग कहाँ होगा, जर्नल बुक में, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सबस्टरी बुक्स।
अब अगर आपका वॉल्यूमनस बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, रिटेल बिजनेस में क्या प्रॉब्लम होता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। जैसे फुटवेयर्स, शू बेच रहे हो आप, अब दिन में आप 100 शू बेचोगे तो क्या 100 बार जर्नल एंट्री पास करोगे? सोच के देख लो, 100 शू बेचे, 100 चप्पल बेचे, तो सबकी 100 एंट्री करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। जो वॉल्यूमनस बिजनेस होते हैं, रिटेल वाले बिजनेस होते हैं, जिसमें एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली आप बेचते हो। आए ख्याल में? तो ऐसे बिजनेस में एक और सिस्टम जनरेट किया गया है जिसको कहते हैं सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, क्योंकि जूता तो जूता ही है भाई, जूता तो जूता ही है ना, एक ही प्रोडक्ट है, तो उसमें क्या करते हैं, दिन भर आप बेचो, दिन का टोटल मार लो और एक दिन की पूरी एंट्री एक पास करो, उसको कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ कौन से बिजनेस में होता है ये, वॉल्यूमनस, जिसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा बिकती है, एक 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 एक, एक आप मल्टीपल अलग अलग टाइम गैप में एक ही दिन के अंदर बहुत सारा माल आप बेचते हो, तब ये सिस्टम काम आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब कुछ बिजनेस होते हैं जो वॉल्यूमलेस नहीं होते हैं, जो हाई वैल्यू होते हैं, मतलब प्राइस बहुत ज्यादा है पर क्वांटिटी उतनी नहीं बिकती। जैसे मोटर कार, कार दिन में कितनी कार बेचते होंगे लोग, एक शोरूम 5-10 कार ही बेचता होगा, 100 कार एक ही दिन में बिक गई, ऐसा बहुत रेयर होता है, रोज रोज नहीं होता। कार हाई वैल्यू आइटम है तो क्वांटिटी वाइज बहुत कम बिकती है। रेफ्रिजरेटर, टीवी, एसी, फर्नीचर, ये सब क्या होते हैं, हाई प्राइस आइटम्स होते हैं, तो इनका वॉल्यूम उतना नहीं होता, तो उनका रिकॉर्ड करने का तरीका अलग होगा। और जो छोटे वैल्यू के गुड्स होते हैं, ऑटो पार्ट्स हो गए, ऑटो पार्ट्स, ठीक है, रिटेल कपड़ों का जो रेडीमेड शॉप होते हैं वो हो गए, उसमें क्या होता है, प्राइस बहुत कम होती है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए सबके तौर तरीके थोड़े अकाउंटिंग के अलग होते हैं। क्लियर है? तो नेचर एंड साइज इस पे डिपेंड करता है आप क्या सिस्टम यूज करोगे। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। ठीक है, जर्नलाइजिंग प्रोसेस को कहते हैं जर्नलाइजिंग। फिर आगे बढ़ते हैं, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग कहां होता है, लेजर में। दिस स्टेज डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ अ सिमिलर ट्रांजैक्शन। ठीक है, सैलरी है तो सारे सैलरी के ही ट्रांजैक्शन एक जगह हम पोस्टिंग करते हैं, सिमिलर सिमिलर हम क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन सिमिलर चीजें, एक ही अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शन एक जगह पोस्ट कर देंगे तो वो सिमिलर एक ही ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, एक ही अकाउंट से रिलेटेड होने चाहिए। और एंट्रीज अंडर वन ग्रुप और अकाउंट सो एज टू पुट इंफॉर्मेशन इन अ कॉम्पैक्ट एंड यूजेबल फॉर्म। और फिर इसी से आप इसी में क्या पढ़ते हो, पहले होता है पोस्टिंग और उसके बाद होता है बैलेंसिंग। तो क्लासीफाइंग स्टेज पे आपको बैलेंसेस पता चल जाते हैं और उसके बेसिस पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। सबसे पहले बनता है ट्रायल बैलेंस टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, फिर पीएनएल, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे, ये कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा होगा। कंपनीज एक्ट 2013 में ये सब लिखा हुआ है कि पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप होता है समराइजिंग। ठीक है, यहां तक इंफॉर्मेशन जनरेट हो गई है पर काम यहां पे खत्म नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है एनालाइजिंग, कि ये इंफॉर्मेशन बनी ही क्यों है, ताकि लोग अपना अपना डिसीजन ले पाए। और डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ आप अपना इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो अच्छा है या बुरा है, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो दो टाइप के कंपैरिजन होते हैं, एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन, आप अपने आप को अपने पास्ट के परफॉर्मेंस से कंपेयर करो। जैसे लोग अपना स्कोर अपने पास्ट अटेम्प्ट से कंपेयर करते हैं, पिछले अटेम्प्ट में कितने मिले, इस अटेम्प्ट में कितने मिले, तो मेरा अटेम्प्ट वाइज परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ कि नहीं। तो एक तरीका होता है इंट्रा, इंट्रा मतलब अपने आप को अपने आप से पास्ट से कंपेयर करो। और एक होता है इंटर फर्म, इंटर मतलब जो आपके सेम फील्ड में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, सेम बिजनेस कर रहे हैं, सेम कस्टमर्स हैं, वो लोगों का परफॉर्मेंस कैसा है उससे कंपेयर करो, तो आपको पता चलेगा कि कंपैरेटिवली आपका परफॉर्मेंस अच्छा था या बुरा था। ठीक है, तो ये सब आता है एनालाइजिंग में।
इट मीन्स मेथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डेटा आप एनालाइज करोगे और वो जो डेटा बनेगा एनालिसिस में जो आप बनाओगे कंपैरिजन के लिए, वो डेटा को फिर इंटरप्रीट किया जाता है। इंटरप्रीट करने का मतलब है कि मतलब निकालना। एनालाइजिंग में हम मतलब नहीं निकाल रहे, एनालाइजिंग में हम डेटा ही निकाल रहे। एग्जाम्पल कि मेरा जो प्रॉफिट है, अब जब आप कंपैरिजन करते हो ना, ठीक है, दो चीजें होती है, दो टाइप के डेटा होते हैं। ठीक है, ध्यान दो, मैथमेटिक्स, दो टाइप के डेटा होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट डेटा, एक होता है रिलेटिव डेटा। एब्सोल्यूट डेटा मतलब क्या होता है, जो आपका डेटा है, रॉ डेटा, आपका डेटा। मतलब जैसे मेरा सेल है 25 लाख रुपए, तो ये 25 लाख रुपए क्या है, ये 25 लाख रुपीस की सेल, ये क्या डेटा है, ये एब्सोल्यूट डेटा है। ये मेरा सेल है रुपीस में, इंडिविजुअलिस्टिक डेटा है रुपीस में, तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट डेटा। अब एक होता है रिलेटिव डेटा, जिसको आप कहते हो रेशो। ठीक है, आप रेशोस निकालते हो, जो हम पूरा पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर आएगा रेशोस। तो रेशोस का मतलब होता है रिलेटिव कंपैरिजन, कि दो अलग अलग कंपनियों का अगर मैं सेल कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, जैसे मेरा सेल है 25 लाख और मेरे कॉम्पिटिटर का सेल है 50 लैक्स, तो ये इसका मैं रेशो निकालूंगा। रेशो आएगा 1:2। ठीक है, 25 लैक्स वन जा, 25 लैक्स टू जा, कॉमन 25 लाख आएगा, 25 लाख वन जा, 25 लाख टू जा। तो रेशो फॉर्म में इसको हम कम करें तो ये आता है 1:2। तो ये 1:2 क्या है, ये है रिलेटिव कंपैरिजन, कि मेरी सेल अगर 1 है तो उनकी सेल 2 है। अब 1 कोई एक्चुअल नंबर तो है नहीं ना, 1 क्या है, रिलेटिव नंबर है। समझ में आ रहा है? तो जब भी आप दो अलग अलग बिजनेस को कंपेयर करोगे तो उसको कहते हैं रिलेटिव कंपैरिजन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट आएगा। तो काफी हम रिलेट, ये सब डेटा निकालना पड़ता है। जैसे मैंने 1:2 निकाला, ये तो निकालना पड़ेगा ना, ये आपके बैलेंस शीट में लिखा थोड़ी है, ये आपके पीएनएल में लिखा थोड़ी है। पीएनएल बैलेंस शीट क्या है, वो तो एब्सोल्यूट डेटा होता है, वो तो आपका डेटा है ना, उसको मैं फिर किसी और के एब्सोल्यूट डेटा से कंपेयर करूंगा और मुझे रेशोज अलग से निकालने पड़ेंगे, तो वो होता है एनालाइजिंग स्टेप में। ठीक है, हम रेशोज निकालते हैं, हम सारा जो रिलेटिव डेटा है जो कंपैरिजन के लिए यूज किया जाएगा, वो रिलेटिव डेटा कंप्यूट किया जाता है इसके स्टेप के अंदर। ठीक है, और इसी से फिर इंटरप्रिटेशन निकलता है। इट इज द एस्टिमेशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, हम अपने ही पीएनएल बैलेंस शीट को भी कनेक्ट करते हैं। तो ये सब आएगा एक्चुअली, अगर आप पढ़े हो 12th स्टैंडर्ड में इधर उधर, तो आपको पता होगा कि आप पढ़ते हो, जैसे रेशोज में ही, पूरा रेशो ही टॉपिक है, रेशोज में ही आप पढ़ते हो। जैसे एग्जांपल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये एक रेशो है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक आइटम है रिटर्न, रिटर्न कहाँ मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, इन्वेस्टमेंट मिलता है बैलेंस शीट में। आए ख्याल में? तो ये एक ऐसा रेशो है जिसमें एक आइटम पीएनएल का है, एक आइटम बैलेंस शीट का है। तो आप दो अलग अलग स्टेटमेंट्स का एक एक नंबर उसमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हो, तो ये रेशो करता है। अलग अलग रेशोज होते हैं, कोई ऐसा रेशो होगा जो दोनों नंबर पीएनएल के यूज करेगा, कोई ऐसा रेशो होगा जो दोनों नंबर बैलेंस शीट के यूज करेगा, और फिर कुछ रेशो ऐसे भी होंगे जो एक नंबर पीएनएल का लेता है और एक नंबर बैलेंस शीट का लेता है। समझ रहे हो? तो हम नंबर्स का रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, मीनिंगफुल, उसको कहते हैं रेशोज। ठीक है, तो रेशोज में मैं आगे आपको ये सब बताऊंगा। ठीक है, तो ये रेशो आते हैं। दिस टेक्निक ऑफ रेशो एनालिसिस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो ये स्टेप में एक्चुअली रेशो एनालिसिस किया जाता है, रेशोज कैलकुलेट किए जाते हैं और फिर उन्हीं रेशोज को हम इंटरप्रीट करते हैं कि वो अच्छे हैं कि नहीं, हमारा परफॉर्मेंस बाकियों के कंपैरिजन में अच्छा था या बुरा था, बेस्ड ऑन द रेशो। रेशो क्या कहते हैं, रेशो को इंटरप्रेट करते हैं। तो वो स्टेप आएगा इंटरप्रिटेशन। इट इज कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग। ठीक है, हमको लॉजिक पता चलता है, हमको रीजन पता चलता है कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हमारी अच्छी हैं, क्या क्या हमारी अगर खराब परफॉर्मेंस है तो क्या क्या चीजें खराब है, क्यों खराब है, कहां हमको काम करना है, वो आइडेंटिफिकेशन होता है।
It is concerned with explaining the meaning and significance of relationships as established by the analysis of accounting data, मतलब ratios. This financial data is interpreted in a manner that enables the various end users to understand the financial condition and profitability of the business concern. The interpretation helps various stakeholders to take their respective decision rationally. ठीक है, तो इसी इंटरप्रिटेशन से उनको पता चलता है कि बिजनेस अच्छा है या खराब है, प्रॉफिट अच्छा था खराब था, सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी है खराब है. ठीक है, अलग अलग डायमेंशंस होते हैं जो रेशियो में आप पढ़ोगे. एक डायमेंशन होता है प्रॉफिटेबिलिटी, एक होता है सॉल्वेंसी, फिर एक आएगा आप पढ़ोगे सॉल्वेंसी लिक्विडिटी. ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज, बहुत अलग अलग ऐसे कैटेगरीज है. मार्केट टेस्ट रेशो, 4-5 अलग अलग कैटेगरीज हैं, डायमेंशंस हैं जिसमें आप बिजनेस को टेस्ट करते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में कैसा परफॉर्मेंस था, लिक्विडिटी के मामले में बिजनेस का कैसा पोजीशन है, सॉल्वेंसी के मामले में कैसा है, कैपिटल स्ट्रक्चर के मामले में क्या है, ये सब एक एक करके आगे आएगा. ठीक है, और फिर ये जो भी इंटरप्रिटेशन बनता है ये आपको ओनर तक पहुंचाना है. अब अगर मैं खुद ही ओनर हूं, खुद ही चला रहा हूं, तो ये स्टेप का कोई मायना नहीं है. सोल प्रोप्राइटर है तो क्या अपने आप को वो पूरा बताएगा क्या अलग से? नहीं. समझ रहे हो? तो ये कंपनीज में ज्यादा काम आता है. मैनेजमेंट ये सब बना रही है, एनालाइज कर रही है, इंटरप्रिटेशन कर रही है, फिर ये उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है ओनर्स को. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट भी करना पड़ता है शेयर होल्डर्स को, और उसी के लिए हम पढ़ेंगे. कंपनी लॉ में आप पढ़ते हो एनुअल रिपोर्ट बनती है. एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट क्या है? एनुअल रिपोर्ट इज कम्युनिकेटिंग. पढ़ोगे आप लॉ में, एक साल का पूरा एनुअल रिपोर्ट बनता है, और वो कौन बनाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं, और वो देते हैं शेयर होल्डर्स को. तो ये यही है लास्ट स्टेप है अकाउंटिंग की, कम्युनिकेशन, कि जो भी डेटा है, कंपैरिजन है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, ये सब एक प्रॉपर रिपोर्ट फॉर्म में डायग्राम्स, चार्ट्स यूज करके अच्छे से प्रेजेंट करके ओनर्स को दे दो, सारे स्टेक होल्डर्स को दे दो, ताकि वो अपना अपना डिसीजन ले ले. तो ये लास्ट स्टेप होती है कम्युनिकेटिंग. ठीक है, कम्युनिकेटिंग. तो इसमें आप पढ़ोगे एनुअल रिपोर्ट, कंपनी स्ट्रक्चर में आती है एनुअल रिपोर्ट. क्लियर है? इट इज कंसर्न विथ ट्रांसमिशन ऑफ समराइज्ड, एनालाइज्ड, इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन टू द एंड यूजर, यानी कि स्टेक होल्डर्स, to enable them to make the rational decision. This is done through preparation and distribution of accounting reports, which includes, besides the usual P&L balance sheet, additional information in the form of ratios, graph, diagram, fund flow statement, etc. ये सब आप पढ़ोगे, आगे आने वाला है. तो पूरा एक कलेक्शन, एक प्रॉपर रिपोर्ट होता है जिसमें P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, सारे चार्ट्स, डायग्राम्स, पूरा एनालिसिस, जो आप रेशोज निकालोगे तो पाई चार्ट्स, ये चार्ट्स, वो चार्ट्स, अलग अलग चार्ट्स और डायग्राम्स के फॉर्म में कंपैरेटिव ये पूरा डेटा आपको दिया रहेगा, और वो डेटा देख के आपको समझ में आ जाएगा कि परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा है. और फिर आपको क्या करना चाहिए एज अ शेयर होल्डर, एज अ ओनर, आपको क्या करना चाहिए? पैसा और डालना चाहिए या पैसा निकाल के कोई और कंपनी में डालना चाहिए? ये सब डिसीजन आप ले सकते हो. क्लियर है? तो ऐसे आपके 6 स्टेप्स हैं, ध्यान दो. बोलो. पहला रिकॉर्डिंग, बोलो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. ठीक है, 3 स्टेप है जिससे सब कंप्यूटेशन हो जाता है. फिर उसका हम करेंगे एनालिसिस बाय वे ऑफ रेशियो एनालिसिस. फिर उस पूरे डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, उसका मतलब निकालेंगे कि वो हमारे लिए क्या है, अच्छा है, बुरा है, प्रॉफिट अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, हमारा परफॉर्मेंस बाकियों के कंपैरिजन में अच्छा था कि बुरा था, हमारा परफॉर्मेंस हमारे पास परफॉर्मेंस से अच्छा था या बुरा था. तो जब आप मतलब निकालते हो कोई चीज का, नंबर्स का मतलब निकालना पड़ता है कि वो आपके लिए अच्छा था या बुरा था, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि अब आपको क्या करना है. ठीक है, तो वो इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब निकालना. और फिर है 6th कि ओनर्स को कम्युनिकेट कर दो, स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट कर दो, ताकि वो अपना अपना डिसीजन खुद ले पाए. ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स होती हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में. ठीक है, अच्छे से देख लो. सारे जो वर्ड्स मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं सब आपको लिखने हैं. ठीक है, क्योंकि सब आप अदर सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे तो सारे सब्जेक्ट्स भी आपके कनेक्ट होते जाएंगे.
तो आई होप जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे और उसमें जब आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको अकाउंटिंग का कम्युनिकेटिंग स्टेप भी याद आएगा। ऐसा होना चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, चलो, तो ये पूरा हमारा हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया, हमने पूरा डायग्राम भी पढ़ लिया। ठीक है, यहां से मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एलिमेंट्स एक बार बता दूंगा आपको जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसमें सारे एग्जाम्पल्स भी लिखवा दूंगा। ठीक है, एलिमेंट्स से हम कंटिन्यू करेंगे। एलिमेंट्स हैं, फिर हमारे कुछ यूजर्स पढ़ेंगे, और फिर हम कोर ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे कि सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या होते हैं और अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, यहां से हम अब प्रॉपर अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे कि अकाउंटिंग करते समय क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। आए ख्याल में? तो यहां से कल से हम प्रॉपर अकाउंटिंग कंसेप्ट समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेली आपको 5-10 मिनट्स बस पढ़ना है रोज, जो भी थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 5-10 मिनट्स आपको रोज पढ़ना है, रिवाइज करते रहना है, ताकि ऐसा ना हो मैं कुछ पुराना आपको बताऊं तो आपको कुछ याद ही ना आए। समझ रहे हो? तो जब भी मैं कनेक्ट करूं, पास्ट का कुछ एग्जाम्पल बताऊं या देखो हमने ये पढ़ा था, तो उतना आपको एटलीस्ट रिकॉल होना चाहिए। उसके लिए बस 5-10 मिनट्स आपको डेली मेरे साथ साथ पढ़ते जाना है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट में यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।